एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा हेरिडिटी चैप्टर और हेरिडिटी में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ के साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है जो कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी से रिलेटेड है वो सब हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। बच्चों, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ज़रा दिमाग लगाओ। कल हमने जो पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करी थी। मेंडलजीन जो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए वो उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर को लेके किए थे। कि उन्होंने ली थी सबसे पहले प्लांट हाइट जो है वो कैरेक्टर लिया था जिसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। कि हाइट जो है उन्होंने क्या किया था कि एक होमोजाइगस टॉल पेरेंट लिया था और दूसरा होमोजाइगस डॉर्फ पेरेंट लिया था। दोनों को क्रॉस कराया था तो उन्होंने देखा था कि जो ऑफस्प्रिंग्स आई थी वो कैसी थी, वो डोमिनेंट थी, यानी कि वो सारी की सारी टॉल थी। F1 जनरेशन में 100% जो ऑफस्प्रिंग्स थी वो कैसी थी, टॉल थी। और उनका जीनोटाइप जो था 100% जो प्रोजेनी थी उसका क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि हेटेरोजाइगस टॉल थी। F2 जनरेशन में उन्होंने F1 का F1 के साथ सेल्फिंग कराई थी, क्रॉस कराया था और उन्होंने ये देखा कि जो न्यू प्रोजेनी आई F2 प्रोजेनी जो थी उसमें जो फिनोटाइप था यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो था वो रेशो था 3:1 का, यानी कि 75:25% का। यानी कि 75 जो थे वो टॉल ऑफस्प्रिंग थे जबकि 25 जो थे वो कैसे थे, डॉर्फ ऑफस्प्रिंग थे। जबकि जीनोटाइप जो उन्होंने पाया वो उन्होंने क्या पाया, उसका रेशो था 1:2:1 का, यानी कि उसमें 1% जो था, 1 जो रेशो था वो था होमोजाइगस टॉल का, 2 जो रेशो था वो था हेटेरोजाइगस टॉल का, जबकि जो 1:1 वाला जो 1:2:1 वाला जो रेशो था लास्ट वाला वो किसका था, होमोजाइगस डॉर्फ का। तो ये जो फाइंडिंग्स थी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 और F2 जनरेशन की फाइंडिंग्स थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों कि मेंडलजी ने जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो टोटल 2 कैरेक्टर्स को लेके किए। यानी कि उन्होंने क्या क्या लिया, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने जो पेरेंट्स लिए वो 2 कैरेक्टर्स क्या लिए। एक पेरेंट जो है ये अगर हमारा मेल है तो उसका एक कैरेक्टर है प्योर टॉल का विद राउंड सीड्स, यानी कि उन्होंने जो हमने जो पी प्लांट के 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमने देखे थे जिन पे मेंडलजी ने वर्क किया, तो उन्होंने अब 2 ट्रेट्स एक साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिए। वो 2 ट्रेट्स कौन कौन से थे, एक प्लांट की हाइट ली और एक जो सीड है उसका शेप लिया कि या तो राउंड सीड होगा या फिर रिंकल्ड सीड होगा। ठीक है, तो एक पेरेंट जो लिया वो लिया प्योर टॉल विद राउंड सीड्स और दूसरा पेरेंट जो लिया, मान के चले ये मदर है, दूसरा पेरेंट जो लिया वो कैसा लिया, प्योर डॉर्फ विद रिंकल्ड सीड। तो इन्होंने 2 कैरेक्टर्स के साथ अपने ये जो हैं एक्सपेरिमेंट्स किए। अब आइए देखते हैं इनका जीनोटाइप क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, प्योर टॉल लिखा हुआ है। प्योर का मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। प्योर टॉल यानी कि यहाँ पे क्या इसका जीनोटाइप होगा, जीन्स क्या होंगे, कैपिटल टी। और हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में कि जो डोमिनेंट फीचर है किसका, सीड का, वो क्या है, राउंड ओवर रिंकल्ड सीड। तो राउंड के लिए आप लिखोगे इसको कैपिटल आर। ठीक है, तो जो फीमेल है यहाँ पे, फीमेल जो हमने ली है वो कैसी ली है, प्योर डॉर्फ विद रिंकल्ड सीड, यानी कि प्योर डॉर्फ है, होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि स्मॉल टी इसका जीनोटाइप है। जबकि रिंकल्ड सीड के लिए आप क्या लेंगे, स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव हैं। अब बच्चों जब गैमीट्स बन रहे हैं, तो जब गैमीट्स बन रहे हैं, हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख चुके हैं कि अगर सिंगल जीनोटाइप है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। गैमीट जो बनेगा एक ही टाइप का बनेगा, यानी कि कैपिटल टी, क्योंकि यही डोमिनेंट एलील है। ठीक है, और यहाँ से ये टॉल कैरेक्टर का कैपिटल टी हमने लिया जबकि राउंड सीड का कैपिटल आर हमने लिया। तो जो गैमीट बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। सेम ऐसे ही प्योर डॉर्फ एंड रिंकल सीड का जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि गैमीट कैसे बन रहे हैं। अब आ जाते हैं F1 जनरेशन में। जब आप इन लोगों का F1 और जो F1 पेरेंट्स हैं इनका क्रॉस कराएंगे तो जो जनरेशन आएगी F1 जनरेशन
वो क्या आएगी, जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन जो आएगी वो आएगी कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल R स्मॉल r। ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, फीलियल 1 जनरेशन है। अब बच्चों यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, कैसे आई है कि गैमीट्स जो थे, इन गैमीट्स का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट बना उसके अंदर एक जो ट्रेट है उसके दोनों एलील्स और दूसरे ट्रेट के दोनों एलील्स जो है इनका कॉम्बिनेशन बना। अब दोनों ट्रेट्स आप देख रहे हैं, एक कैपिटल T एक स्मॉल t है। कैपिटल T फादर से आया, स्मॉल t मदर से आया। कैपिटल R फादर से आया, स्मॉल r मदर से आया। देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो जाइगोट के अंदर जो कॉम्बिनेशन बना है वो क्या बना है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। यानी कि अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये जो प्रोजेनी है, ये 100% कैसी होने वाली है। देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि डोमिनेंट जो है वो ही ओवर रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। यानी कि ये जो प्रोजेनी होंगी ये कैसी होंगी, टॉल होंगी विद राउंड सीड्स, टॉल विद राउंड सीड्स। ठीक है, ये हमारी फिनोटाइप क्या होगा, 100% कैसा होगा, टॉल विद राउंड सीड्स होगा। ठीक है, और जीनोटाइप हमारा 100% क्या रहेगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये जीनोटाइप हमारा कितना रहेगा, 100% रहेगा फॉर F1 जनरेशन। तो यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन निकालना आपको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम निकालते हैं इसका F2 जनरेशन, क्योंकि आगे भी तो देखना है ना, F1 का F1 के साथ क्रॉसिंग करानी है तो देखना है ना कि जो रिसेसिव जो हमारे ट्रेट्स थे वो कहाँ पे निकल कर आएंगे। तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, F1 की F1 से क्रॉसिंग करवाई थी, सेल्फिंग करवाई थी। तो यहाँ पे हमारी जो F1 जनरेशन थी वो क्या थी, पेरेंट हमने लिया कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, सेम यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। अब बच्चों देखो, तुमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना होगा, क्या कि अब जब हम बनाएंगे इसके गैमीट्स, ठीक है, तो अब जब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो बच्चों देखो होगा क्या कि ये कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल R और स्मॉल r, ये जब गैमीट्स बनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन में किस तरीके से बनेंगे। देखो ये कैपिटल T इस कैपिटल R के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल T स्मॉल r के साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल t कैपिटल R के साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल t स्मॉल r के साथ भी जा सकता है। कब, जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो कैसे क्या क्या बनेंगे, देखो ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैपिटल T कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। ठीक है, ये क्या बने, ये गैमीट्स बने हैं अभी। अब ये जो गैमीट्स हैं जो इस F1 के सेम यही गैमीट्स इसके होंगे, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r, ये गैमीट इसके बने। अब देखो गैमीट्स तो बन गए बच्चों बहुत सारे। ठीक है, अब इन गैमीट्स का जब आपस में क्रॉस होगा, क्योंकि ये गैमीट है फादर के और ये गैमीट है मदर के। ठीक है, ये किसके थे, फादर के, और ये किसके हैं, मदर के। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम गैमीट्स हैं, सेम F1 जनरेशन है, कैसे भी आप क्रॉस करा सकते हो। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, देखो ये कैपिटल T कैपिटल R इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये कैपिटल T कैपिटल R इसके साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल T कैपिटल R इसके साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल T कैपिटल R इसके साथ भी जा सकता है। सेम ऐसे ही ये सारे आपस में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए, अब इतनी सारी F2 जनरेशन हम लिखेंगे कैसे, इसके लिए F2 जनरेशन बनाने के लिए हम बनाते हैं पन्नेट स्क्वायर। ठीक है, तो F2 जनरेशन बनाने के लिए हम बनाएंगे पन्नेट स्क्वायर, जैसा कि पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बना ही चुके हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 ही कॉम्बिनेशन थे, यहाँ पे तो एक जो गैमीट है, एक गैमीट के जो जीन्स हैं वो बाकी 4 से करेंगे, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 जो है कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो वो हम यहाँ पे हॉच पॉच नहीं कर सकते, उसके लिए ही हमें पन्नेट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो गैमीट्स हमारे बने थे
वो लिख लेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, सेम यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, ये मान के चलो मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनका कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं, चलो। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी, अरे भाई इस बोर्ड को भी मौत आती है। कैपिटल, ओहो क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी। देखो अब कॉम्बिनेशंस चेंज हो रहे हैं, कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड एट लास्ट स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब बच्चों देखो ये कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पर मिले डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशंस में। अब हम पहले ये सीख चुके हैं कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो हमेशा डोमिनेंट जो है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसके ऊपर, रिसेसिव कंडीशन के ऊपर। यानी कि हमको ये यहाँ पे पता है कि कैपिटल टी है और कैपिटल आर है, इसका मतलब तो साफ देखने से पता चल रहा है कि ये जो प्रोजेनी होगी ये कैसी होगी, टॉल विद राउंड सीड्स। ये हमको यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, ठीक है। सेम यही यहाँ पे होमोजाइगस है तो टॉल तो होगा ही, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इसमें भी क्या होगा, डोमिनेंट जो है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी कि ये भी कैसा होगा, टॉल एंड राउंड। अब आपको पता है सारी चीज़ें, यहाँ पे भी कैसा होगा, टॉल एंड राउंड, ठीक है। यहाँ पे भी कैसा होगा, टॉल एंड राउंड, यहाँ पे भी कैसा होगा, टॉल एंड राउंड। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब आप देखना, यहाँ पे एक जो कंडीशन आई है, एक जो कॉम्बिनेशन आया है, इसमें कैपिटल टी तो है लेकिन विद स्मॉल आर होमोजाइगस कंडीशन में है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, टॉल तो होगी लेकिन विद रिंकल्ड सीड होगी, ठीक है। तो इसको हम अलग पेन से लिखते हैं, डार्क लेते हैं, नहीं पर्पल लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, टॉल विद रिंकल्ड सीड, ठीक है। और देखें, टॉल विद रिंकल्ड सीड ये है, ये कॉम्बिनेशन है, टॉल विद रिंकल्ड, ठीक है। और कौन सी कंडीशन आएगी, टॉल विद रिंकल्ड, ये एक कंडीशन आपको दिख रही है, ये भी कैसी है, टॉल विद रिंकल्ड, ठीक है। नेक्स्ट और कोई आपको दिख रहा है जहां पे आपको स्मॉल आर, इसको छोड़ दो, इसके अलावा स्मॉल आर की कोई कंडीशन साथ में नहीं है। तो हम फिर आ जाते हैं अपने, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा है, टॉल एंड राउंड, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कैसा होगा, टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड राउंड। यहाँ पे फिर कंडीशन अलग हो गई है, देखो यहाँ पे हम फिर पेन चेंज करेंगे,
नेक्स्ट हम लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, ये है स्मॉल, डॉर्फ है, ये कैसा है, डॉर्फ है, लेकिन सीड कैसे हैं, राउंड, क्योंकि ये होमोजाइगस है डॉर्फ के लिए और ये होमोजाइगस है किसके लिए, राउंड के लिए, ठीक है। और देखें यहाँ पे ये कंडीशन भी बिल्कुल सेम है, डॉर्फ विद राउंड सीड्स, ठीक है, ठीक है। और कोई है, और है, ये भी है, देखो डॉर्फ विद राउंड सीड्स, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने रेड पेन पे, देखो यहाँ पे फिर हम आ गए हैं टॉल एंड राउंड, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट जो हमारा बचा है, वो से एक ही कॉम्बिनेशन है, विच इज जो कि सबसे फर्स्ट जो पेरेंट था उसके साथ एप्लीकेबल था। वो पेरेंट ये ऐसा था, कैसा था पेरेंट, जब हमने F1 जनरेशन से पहले भी जब डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया था तो हमने जो पेरेंट लिया था सेम वही पेरेंट है। ये कैसा है, डॉर्फ विद रिंकल्ड, ठीक है। अब बच्चों, अब आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आए हैं, अब इसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, आप आराम से बता सकते हो कि इसका फिनोटाइप क्या है और इसका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिनोटाइप में क्या आएगा बच्चों, देखो फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। तो देखो हमारे पास 4 तरह के यहाँ पे जो हैं कॉम्बिनेशन हमको मिले हैं। एक कॉम्बिनेशन है हमारा टॉल एंड राउंड का, ठीक है। तो टॉल एंड राउंड काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 जो है वो तो हमारे कैसे हैं, इसको चलो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 9 फिनोटिपिक की अगर हम बात करें, फिनोटाइप, ठीक है, तो हमें कैसे मिले हैं फिनोटाइप, 9 जो हमें मिले हैं वो कैसे मिले हैं, वो कैसे थे हमारे, टॉल विद राउंड सीड्स, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आ गए हमारे टॉल एंड रिंकल्ड, ठीक है। टॉल भी हैं लेकिन सीड कैसे हैं इनके, रिंकल्ड। ये कितने हैं, 1 2 और 3 जो है वो हमारे कैसे हैं, टॉल एंड रिंकल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डॉर्फ एंड राउंड। ये कॉम्बिनेशन हमें मिला है, तो ये भी 1 2 3 है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, 1 2 3, डॉर्फ एंड राउंड। और लास्ट एक जो हमें मिला है वो हमें कैसा मिला है, TTRR यानी कि डॉर्फ एंड रिंकल्ड। कैसा मिला है, एक कैसा मिला है हमें, डॉर्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। अब आपको ये जो फिनोटिपिक रेशो है ये आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इस फिनोटिपिक रेशो में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, कि यहाँ पे टॉल एंड राउंड, हम यहाँ पे जीनोटाइप से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करना हो तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिनोटाइप की ट्रिक आप अच्छे से याद कर लो, 9:3:3:1, यानी कि 9 जो होंगे वो क्या होंगे, वो जो डोमिनेंट पेरेंट था, ठीक है, वो होंगे यानी कि प्योर टॉल विद राउंड सीड्स, ठीक है। 3 जो होंगे वो क्या होंगे, प्योर टॉल विद रिंकल्ड सीड होंगे और प्योर डॉर्फ विद राउंड सीड्स होंगे। देखो प्योर टॉल विद रिंकल्ड सीड और प्योर डॉर्फ विद राउंड सीड्स। और 1 जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, जो दूसरा पेरेंट था जो कि रिसेसिव था, प्योर डॉर्फ विद रिंकल्ड सीड। तो ये जो है, ये जो फाइंडिंग्स हैं इनको ये हर किसी जो भी क्रॉस होंगे उस पर लागू होता है, चाहे ट्रेट कोई भी हो। अगर होमोजाइगस कंडीशन लेकर 2 ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है तो आप इस तरीके से इनके गैमीट्स बना के, इवन हेटेरोजाइगस कंडीशन भी आपको दे दी जाए तो आप गैमीट्स बना के इजीली फाइंडिंग आप निकाल सकते हो। सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, गैमीट्स कैसे बनाने बता दिया है, क्रॉस कैसे कराना है, पन्नेट स्क्वायर कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये तो बात ही फिनोटाइप की। हालांकि हमारे बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जीनोटाइप्स का कोई लेना देना नहीं है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, लेकिन फिर भी मैं आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ।
बच्चों इसकी ट्रिक है 1:2:1 एंड 2:4:2:1:1, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब वो कैसे होती है, वो ये होती है, देखो 1 क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, ये होगा 1, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, जो होंगे ये 2 होंगे, देखो ढूंढो। ठीक है, ये रहा, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये 2 होंगे। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये देखो ये भी 2 होंगे, ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो ये ट्रिक है, ये मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ जीनोटाइप की ट्रिक याद करने की। अगर होमोजाइगस पेरेंट्स आपको 2 ट्रेट्स में दिए गए हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के, तो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डाइहाइब्रिड क्रॉस का सिर्फ फिनोटिपिक रेशो ही पूछा जाता है। जीनोटिपिक रेशो से आपका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। तो बच्चों PYQ कर लेते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का। देखो, अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स, यानी कि जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी डाइहाइब्रिड क्रॉस की, कि प्योर टॉल था और प्योर उसके राउंड सीड्स थे, इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल आर, द F1 जनरेशन विल बी। बच्चों याद कर लो, कुछ भी नहीं रखा। अगर ये सेम कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन, ट्रेट चाहे कोई भी हो, ठीक है, एक तरफ होमोजाइगस जो है डोमिनेंट है और एक तरफ होमोजाइगस डॉर्फ है, तो वहां पे 100% जो प्रोजेनी होगी, इवन अगर हेटेरोजाइगस भी है तो 100% जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, डोमिनेंट होगी। तो यहाँ पे देखो 25%, 50%, 70, F1 जनरेशन में 100% टॉल विद राउंड सीड्स। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट क्या है, टॉल विद राउंड सीड्स ही तो है। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, 100% प्रोजेनी ऑफ F1 कैसी होगी, टॉल विद राउंड सीड्स होगी। नेक्स्ट, इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स। अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो यहाँ समझना, देखो राउंड एंड ग्रीन सीड्स का कलर यहाँ पे आ गया, सीड शेप एंड सीड कलर। इसलिए मैंने कहा था कि वो जितने भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। हालांकि एग्जाम में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, राउंड के लिए कैपिटल आर है और ग्रीन के लिए स्मॉल y है। स्मॉल y से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट नहीं है। आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। रिंकल्ड के लिए आ गया स्मॉल आर और येलो क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे, इसलिए कैपिटल Y। अब देखो, दी सीड्स डेवलप्ड बाय प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, सेम वही F1 जनरेशन है बच्चों। F1 जनरेशन में 100% प्रोजेनी विल बी डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो 50%, 75%, 100%, 75%, तो सीधा आंसर होता है F1 जनरेशन में 100% जो प्रोजेनी होती है वो कैसी होगी। अब यहाँ पे आपको 100% तो आपको आ गया, लेकिन 100% में आपको कैरेक्टर कौन सा देखना है, जो डोमिनेंट होगा। यानी कि डोमिनेंट यहाँ पे क्या था, राउंड था, और यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, येलो सीड, यानी कि राउंड एंड येलो सीड्स। आई समझ में ट्रिक, F1 जनरेशन में डोमिनेंट 100%। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ये जितने भी एक्सपेरिमेंट मेंडल जी ने किए थे उनके बारे में बात करने के लिए। मेंडल जी ने जो लॉज दिए, ठीक है, उसमें सबसे पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो अब हम पढ़ के हम अच्छे से हमको याद हो चुका है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस ओवर रिसेसिव कैरेक्टर। ये हमको पता है, ये हम इतने जो हमने ये करे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस के, उनमें हमको पता चल गया है कि हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओवर रिसेसिव ट्रेट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ 2 एलील्स इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, चलो टॉलनेस को ही ले लेते हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस ट्रेट है। ठीक है, द अलील दैट इज डोमिनेंट विल बी ओनली एक्सप्रेस्ड इन नेक्स्ट प्रोजेनी, यानी कि जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, उसमें कौन सा अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो कैपिटल वाला है, यानी कि जो डोमिनेंट वाला है वही आपको अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, यानी कि बच्चों मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे, और ये बताया था गैमीट्स कैसे बना रहे हैं। देखो, अगर गैमीट्स बनाते हुए हमारे पास 2 एलील्स हैं, 2 जीन्स हैं, कैपिटल टी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल टी है,
मैं इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और एग्जाम्पल में ले लेती हूँ। जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो बच्चों 50% चांस होता है कि ये वाला जो जीन है ये जाए गैमीट में, या फिर 50% चांस हो कि ये वाला जो जीन है ये जाए गैमीट में, ठीक है। ऐसे ही ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें भी 50% चांस है कि कैपिटल टी जाए गैमीट के अंदर और 50% चांस है कि स्मॉल टी जाए किसके अंदर, गैमीट के अंदर, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो ये जो एलील्स जो जब बन रहे हैं, जब ये जीन्स जो हैं जब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, यानी कि ये जो गैमीट हैं ये प्योर ही रहेंगे, मतलब ये जो जीन्स हैं ये गैमीट के अंदर प्योर फॉर्म में जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ जाएं, या तो कैपिटल टी ही जाएगा गैमीट में या फिर स्मॉल टी ही जाएगा गैमीट में। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन alleles are segregated in such a way that each gamete receives only one allele, यानी कि हर गैमीट जो है वो कितना एलील रिसीव करे, ओनली वन गैमीट रिसीव करे। ये तो थे दो लॉज जो कि किसके बेस पे थे बच्चों, ये टू लॉज थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके बेस पे है ये तीसरा लॉ मेंडल जी का, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि जब दो या तीन कैरेक्टर्स जो हैं एक साथ अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं तो वो तीनों कैरेक्टर जो हैं या वो जो दोनों कैरेक्टर जो हैं उनका आपस में किसी तरह का कोई ये वो नहीं रहेगा किसी तरह की कि भाई देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे अभी हमने जो ट्रेट लिया था वो क्या लिया था, टॉलनेस का ट्रेट लिया था विद राउंड सीड्स, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब ये हमारा F2 जनरेशन थी उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो टॉल है वो राउंड के साथ भी था, जो टॉल है वो रिंकल्ड के साथ भी था, ठीक है। डॉर्फ जो है वो राउंड के साथ भी था, डॉर्फ जो है वो रिंकल्ड के साथ भी था, यानी कि चारों कॉम्बिनेशन बन रहे थे। टॉलनेस ये नहीं कह रहा था राउंड सीड से कि तू ही रहेगा हमेशा मेरे साथ। टॉल जो है रिंकल्ड के साथ भी पेयर बना सकता है, डॉर्फ जो है वो राउंड के साथ भी पेयर बना सकता है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इन कैरेक्टर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है कि ये ही आगे जाकर साथ में पेयरिंग करेंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जब एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जीन्स मतलब अलग अलग कैरेक्टर जब जा रहे होते हैं एक पेरेंट से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो क्या हो रहे होते हैं, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे होते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो बच्चों PYQ कर लेते हैं, ठीक है। PYQ क्या कह रहा है, क्या है ये PYQ? इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें शेप और कलर ऑफ सीड्स लिया है। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन F2 प्रोजेनी वुड बी, F2 प्रोजेनी का हमको पता है रेशियो क्या होगा फिनोटाइप का, हमको अच्छे से याद है कि जब दो ट्रेट्स लिए हैं, सेपरेट ट्रेट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें पता है 9:3:3:1 जो है यही रेशो आता है। हमको रेशोज पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। F1 में क्या आ रहा है फिनोटाइप और जीनोटाइप, और F2 में क्या आ रहा है फिनोटाइप और जीनोटाइप। उससे हम देखते ही, सवाल देखते ही अब उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखते ही कह दिया कि दो सेपरेट ट्रेट्स थे, कौन कौन से, शेप एंड कलर, ठीक है। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन F2 प्रोजेनी में क्या रहेगा, तो हमको पता है कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट क्या आया था, 9:3:3:1 आया था, ठीक है। तो द आंसर विल बी C। 2019 एंड 24 में आ चुका है, 25 और 6 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के 26 के अंदर, सॉरी 27 के अंदर। सो बी प्रिपेयर्ड। तो आप इसको एक तरीके से पोटेंशियल क्वेश्चन भी बोल सकते हो।
ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट PYQ है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। आपको टू स्टेटमेंट देखने हैं। द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। हमको पता है कि F1 जनरेशन के अंदर कौन सा ट्रेट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज डोमिनेंट ओवर रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट ही होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सेकेंड, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि वो ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये क्या है, द एप्रोप्रिएट टर्म्स बतानी है हमको दोनों की फॉर द स्टेटमेंट्स 1 and 2। तो फर्स्ट तो हमको पता था क्या था, डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट में यहाँ पे B भी हो सकता है और C भी हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग। तो जो ट्रेट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुए जा रहा है, तो उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, तो योर आंसर विल बी C। 2016, 17, 23, 24, 25 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया है, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं कि जो हम जानते हैं हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पे 2 टाइप्स के सेक्स आपको देखने को मिलते हैं, मेल एंड फीमेल, हमें पता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, यही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सेक्स इज नॉट ऑलवेज इनहेरिटेड। जो सेक्स होता है वो इनहेरिटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सेक्स इनहेरिट हो रहा है। डिफरेंट स्पीशीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजीज जो हैं वो फॉलो करती हैं, किस चीज़ के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे इन फ्यू रेप्टाइल्स, जो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब कि रेप्टाइल की अगर हम जो है एलिगेटर की अगर हम बात करें, तो ये जो होते हैं क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, क्रोकोडाइल एलिगेटर, इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन तब उस तरीके से होता है जब ये एग को कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो एग है वो कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अगर वो हॉट, फॉर इंस्टेंस हॉट एनवायरनमेंट में है तो मेल हो, और अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में है तो फीमेल हो, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो कि किस में होता है, रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल्स में, एलिगेटर्स में, टर्टल्स में। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड eggs are kept determines whether the animals developing in the eggs will be male or female। कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसे जिस टेम्परेचर पे रखा जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स एंड एलिगेटर्स। इन स्नेल्स, देखो ये अद्भुत ही है, स्नेल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। ये क्या कर सकते हैं, ये अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई स्नेल, बेबी स्नेल अगर मेल पैदा हुआ है तो हो सकता है एडल्ट होते होते वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर कोई बेबी फीमेल हुई है और हो सकता है वो बड़े होते होते मेल में कन्वर्ट हो जाए। तो इनमें सेक्स चेंज करने की कला होती है ना। तो ये जो अद्भुत कला भगवान ने दी है ये स्नेल्स को ही दी है बस। ठीक है, तो ये अपने सेक्सेस को चेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। चले आगे, अब आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। बच्चों देखो, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। यानी कि वो फादर से इनहेरिट करते हैं अपने सेक्स को इन ह्यूमन बींग्स। कैसे, चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर will be a girl, and child who the other one inherits a Y chromosome from him will be a boy। देखो इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं, देखो ये हमारा जो है हमारा बुक का डायग्राम है। देखो बच्चों समझना,
देखो हमको पता है कि हमारे अंदर कितने पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो परफेक्ट पेयर होते हैं, यानी कि उनकी पेयरिंग परफेक्ट होती है आपस में। मदर के जो 22 पेयर्स हैं उनमें हाफ मदर से आए और हाफ फादर से आए, परफेक्ट पेयरिंग है। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, अगर कोई मेल है तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा, 22 प्लस एक्स एंड 44। यहाँ पे पेयर में अगर हम ना लिख रहे हैं, खाली वो लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 44 प्लस एक्स एंड वाई, है ना। जबकि फीमेल अगर है, फीमेल के लिए हम क्या लिखेंगे, 44 प्लस एक्स एंड एक्स, यानी कि परफेक्ट क्रोमोसोम जो है यहाँ पे इनके पास देखने को मिल रहा है फीमेल के अंदर। यहाँ पे भी परफेक्ट पेयरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर गर्ल है तो उसके पास परफेक्ट पेयरिंग है 44 प्लस XX क्रोमोसोम, जबकि अगर बॉय है तो उसके पास परफेक्ट पेयरिंग देखने को नहीं मिल रही है। 44 जो है वो तो परफेक्ट पेयर हैं, पर X एंड Y जो हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अगर हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर, तो मेल में जो Y क्रोमोसोम होता है वो जस्ट हाफ होता है, छोटा सा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है जिसकी वजह से बॉय आता है, ठीक है। तो X और Y, XY जो क्रोमोसोम है ये मेल के लिए है और XX जो है वो फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैमीट्स यहाँ पे है, ठीक है। ये किसका गैमीट है, ये है मेल का गैमीट, और जबकि ये है, ये किसका है, फीमेल का गैमीट। तो यहाँ पे आपको पता है जब हमने गैमीट फॉर्मेशन किया था तो यहाँ क्या था, XY था, तो वहाँ पे 50% चांस होते हैं कि गैमीट के अंदर X जाए और 50% चांस होते हैं कि गैमीट के अंदर Y जाए, ठीक है। यहाँ अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे परफेक्ट XX है, एक ही बात है, चाहे ये X जाए चाहे ये X जाए, 50% चांस है इस X के, 50% चांस है इस X के, लेकिन रिजल्ट में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, दोनों सेम है। जब जाइगोट फॉर्म हो रहा होगा तो सेम वैसे ही जैसे हमने पुनेट स्क्वायर बनाया था वैसे ही यहाँ पे अगर आप इनकी क्रॉसिंग कराओगे तो देखो ये X जो है इस X के साथ मिलेगा, X जाएंगे जाइगोट के अंदर, यानी कि इस जाइगोट में अगर हम कहें कि क्रोमोसोम नंबर क्या है, कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 44 प्लस XX। और जब XX होता है तो हमको पता है कि फीमेल ऑफस्प्रिंग आती है, जबकि यहाँ ये जो Y क्रोमोसोम है ये X के साथ मिलेगा, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका क्रोमोसोम नंबर होगा 44 प्लस XY और वो एक मेल होगा। इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि टोटली डिपेंडेंट होता है मेल के ऊपर, फादर के ऊपर, क्योंकि वो ही कैरी कर रहे होते हैं X एंड Y क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल जो है वो परफेक्ट XX क्रोमोसोम कैरी कर रही होती है। तो इस PYQ कर लेते हैं। ह्यूमन, अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन है कि ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ये हमने पढ़ा, परफेक्ट पेयर होता है 44 प्लस XX। रीजन क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ये भी बिल्कुल सही है कि ह्यूमन मेल जो है वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड का, ठीक है। अब सेंटेंस तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन असर्शन रीजन, जो रीजन है वो असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी है, ओके। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, बच्चों ये इस साल का ही क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द क्रॉस बिटवीन राउंड येलो सीड्स ऑफ पी प्लांट। राउंड एंड येलो, हमको पता है कि जो सीड जो है उसका कलर और उसका शेप, वो डोमिनेंट कौन सा है, राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। राउंड यानी कि उसका जो सीड का शेप है वो राउंड है, और बाय जो है येलो सीड यानी कि उसका कलर ये डोमिनेंट है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स ऑफ पी प्लांट RRYY अप टू F2 जनरेशन। इन्होंने क्रॉस
करवाया कब तक? F2 जनरेशन तक। राइट द नंबर ऑफ सीड्स प्लांट्स विद द फॉलोइंग जेनेटिक जीनोटाइप मेकअप इन F2 जनरेशन। अब बच्चों हमको पता है F2 जनरेशन का हमको रिजल्ट पता है, क्या होता है? 9:3:3:1 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये भी पता है कि परफेक्ट RRYY कितना था? 1 था, और परफेक्ट जो है स्मॉल RR स्मॉल YY कितना था? ये भी 1 था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर ऑफ सीड्स प्लांट्स विद फॉलोइंग जीनोटाइप। तो इसके लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? एक पन्नेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और उसमें आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो जीनोटाइप है RRYY, RR स्मॉल r स्मॉल y, ये कितने कितने नंबर में थे। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, पन्नेट स्क्वायर आप अपने आप बना लेना। उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 1 जो है, 1 टाइप का 1 जो है वही बनेगा आपका कैपिटल R और कैपिटल Y, और 1 ही बनेगा आपका स्मॉल r स्मॉल y, बाकी के जो बनेंगे वो बनेंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जब आप पन्नेट स्क्वायर बनाओगे, जो मैंने आपको लास्ट अभी ट्रिक में बताया था वही 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:1, ठीक है। तो उसमें जो स्टार्टिंग का 1 है वो ये होगा और लास्ट का जो 1 है वो ये होगा। चलो, When a human egg, ये भी इसी साल का है। When a human egg is fertilized by a sperm having Y chromosome, the zygote has the following combination of chromosome। तो भैया हमने अभी देख लिया कि जो जाइगोट है उसके अंदर पेयर में पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हाफ मदर से आ चुके होते हैं जाइगोट में और हाफ फादर से आ चुके होते हैं जाइगोट में। तो उसके पास पूरे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो हमारा ये तो सही है कि भाई या तो 44 वाला ऑप्शन हमारा होगा, लेकिन स्पर्म हैविंग वाई, अगर वाई है तो उसका जो जीनोटाइप, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा? 44 + XY। तो योर आंसर विल बी सी। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जो हमने पढ़ा, ठीक, उसको डिटेल में हमने स्टडी किया है हेरिडिटी को। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ आवर एनवायरनमेंट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।